गुड आफ्टरनून बच्चों। एपी में हम लोग खत्म कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूल के। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह दो तरीके से कैसे सॉल्व होगा। मैं हिंट देता हूं, तुम लोग देखना कि इस हिंट को तुम लोग कैच कर पा रहे कि नहीं। मैं एपी जब शुरू किया था तो ये बताया था सम ऑफ जो टर्म्स होता है, जो बिगिनिंग और एंड से जो होता है, वो अगर सेम नंबर्स पे लेते हैं तो वह इक्वल होता है। जैसे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, इस तरह से जिसको भी जोड़े। और देखो यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है, पहला A1 है, लास्ट में A24 है ना। जो सम जो लिखा हुआ है कितना है, 225 जो सम लिखा हुआ है वो A1 प्लस 24 है। उसके बाद A5 प्लस A20, एक में 4 जोड़ो, अभी 24 में से 4 घटाओ, ठीक है, प्लस उसके बाद कौन सा है, उसके बाद A15, A10 और A15, तो एक में 9 जोड़ो या 24 में से 9 घटाओ। तो इस तरह से 3 पेयर बनते हैं हमारे पास। कौन कौन सा, 124, 520 और 10-15 का। इन तीनों का जो सम होगा जोड़े में, सो 1 होगा। तो 225 को 3 से डिवाइड कर दो तो तुमको है ना इस प्रकार से सम निकाल सकते हो। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, मान लो ये तुम्हें नहीं मालूम हो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो होगा वो किसी भी शुरू से है ना सेम नंबर पर लिए जाने वाले टर्म का शुरू से और अंतिम से उसी टर्म पे बराबर होता है। ठीक है, अगर ये नहीं भी पता हो तो भी यदि तुम इसको सम करोगे तो तुमको इस प्रकार से आएगा n/2, और उसमें कितने टर्म हैं, 6 टर्म हैं, तो 6A1 प्लस, और तुम्हें ऐसे आएगा 69D, है ना। सबको जब जोड़ोगे इस प्रकार से आएगा। अब देखो इसमें से यदि तुम 3 कॉमन लो, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या होगा, 2A प्लस 23D, है ना। और 2A प्लस 23D कब आ सकता है, जब SN निकालोगे। अगर तुमको वो नहीं भी मालूम होता तो भी तुम इसको कर सकते हो इस तरह से। दोनों आसान है। पिछले वाला क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा जोड़ना नहीं पड़ रहा है ना। 3 पेयर हैं, 3 पेयर को जोड़ दिए, 3 से डिवाइड कर दिए और उसके बाद डायरेक्टली SN में लगा दिए, n/2 इंटू A प्लस L। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो, उसमें लॉग का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग अल्फा टू द पावर बीटा a इक्वल टू 1/बीटा लॉग टू द बेस अल्फा a। ये प्रॉपर्टी लिख लो। इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा 20 और 21 दोनों बनेगा, है ना। जहां लॉग की प्रॉपर्टी बताए थे वहां पे इसको भी लिख लेना। हो सकता है मैं नहीं बताया हूं, उसमें मिस हो गया हो मेरे से। जहां लॉग की प्रॉपर्टी बताए होंगे उसमें जो तुम्हारा होगा प्रॉपर्टीज का जो टेबल होगा उसमें इसको भी जोड़ लेना। अब 20 नंबर में तुम्हें 3 एपी के 3 टर्म दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, मॉड्यूल मैं इसको ऐसे लिखूंगा M20, समझ जाएगा ना, मॉड्यूल का 20 नंबर क्वेश्चन। तो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है, log टू द बेस 81, 3 टू द पावर x माइनस प्लस 48, और तीसरा टर्म क्या है, log टू द बेस 9, 3 टू द पावर x 8/3। अब देखो तीनों का बेस सेम रहेगा तो हम एपी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अब लॉग में यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 9 है, ये तो कुछ और ही दिया है,
तो अब हम ये देखो यहाँ 9 तो है ही, क्या हम इसको 9 लिख सकते हैं? इसका बेस 9 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, 9 का स्क्वायर यहाँ पे अगर हम बेस में 9 लिखना चाहें तो फेस क्या लेना पड़ेगा? अगर हम इसको log टू द बेस 9 लिखते हैं तो 1 लाने के लिए फिर यहाँ पे कौन सा नंबर देना होगा? 9। ठीक है, तो log टू द बेस 9 ऑफ 9 ये हो जाएगा 1। यहाँ पे log टू द बेस 9 स्क्वायर 3 टू द पावर x प्लस 48 log टू द बेस 9 3 टू द पावर x माइनस 8/3। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये 2 आगे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? log टू द बेस 9 9 log ये हाफ log 9 3 टू द पावर x प्लस 48 और log टू द बेस 9 3 टू द पावर x माइनस 8/3। अब ये बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा? तुमको तीनों टर्म दिए हुए हैं, तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर 3 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म है तो 2 तरीका से तुम देख सकते हो, है ना? ये टर्म क्या होगा? मीन होगा एक्सट्रीम का, है ना? तो इसका जो 2 गुना होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 1/2 है यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म बचेगा। इसको इस दोनों के सम के बराबर लिखेंगे, इस दोनों के सम के बराबर लिखेंगे तो log a प्लस log b इक्वल टू क्या होता है? log a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ 9 है और यहाँ पे 3 टू द पावर x माइनस 8/3 है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर को इससे फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर दोनों तरफ से log हट जाएगा। इस तरह से तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा। है समझ में? इससे आगे बताऊं कि हो जाएगा पक्का? ये लिख लो और इसी पर तुम्हारा 21 भी बन जाएगा। 21 में भी देखो बेस में क्या है? 2 टू द पावर 1/2 है ना? जो 1/2 है वो जब आगे आएगा तो कितना बन जाएगा? 2, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/2 का? 2। और उस तरह से 1/4 का 4, 1/8 का 8। इस तरह से सारे टर्म्स जो है तुम्हारे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगे ना? तो तुम उससे a निकाल सकोगे, d निकाल सकोगे, n दिया हुआ है, निकल जाएगा सम। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे तुम्हारा 21 भी बन जाएगा। 23 देखो, 23 भी कुछ है अच्छा क्वेश्चन। इसमें तुम्हारा sm इज टू sn, ये तुम्हारा m स्क्वायर बाय n स्क्वायर दिया है, यही है ना? और तुम्हारा पूछ रहा है tm बाय tn क्या होगा? तो 23 बन जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं। देखो sm बाय m स्क्वायर इक्वल टू sn बाय n स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू k। तो हमारा sm जो होगा वह क्या होगा? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा km स्क्वायर, और sn क्या हो जाएगा? अब बताओ tm को क्या लिख सकते हैं हम? sm माइनस sm माइनस 1, और tn को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, sn माइनस s। ठीक है, अब हम इससे निकालेंगे तो sm की जगह क्या लिख सकते हैं? k इंटू एम स्क्वायर, और इसको k इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे k n स्क्वायर माइनस k इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा? m स्क्वायर में से m स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा? 2m माइनस 1, ये tm हुआ, और tn क्या बचेगा? 2n माइनस 1। तो tm इज टू tn क्या हो जाएगा? 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1।
इस तरह से तुम्हारा 23 बन जाएगा। 20, 21, 23, 24। अब देखो 24 नंबर में तुम्हें S1 इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, सेट के फॉर्म में दिया हुआ है। S2 की जगह पे 2, 3, 4, S3 की जगह पे 5, 6, 7, 8, 9, S4 की जगह क्या होगा? S4 एक्चुअली में नहीं, S4 लिखा हुआ है, नहीं क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली में जो ऑप्शन है ना उस हिसाब से मैं निकाल रहा हूं कि 21 होगा, S4 नहीं है, S21 होगा। S21 का फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द S21, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ S21 बताऊंगा, पहले लिखो ना, उसको चेंज करो, 4 की जगह 21 करना। अब देखो S4 बताओ यहाँ कितना क्या होगा, इसको देखते हुए बताओ S4 क्या होगा। टेन, 11, 12, 13, 14, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही होगा। 15, 16, S5 क्या होगा? 17 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 9 टर्म होंगे, 9 टर्म्स, ठीक है। अब मैं इसे आगे नहीं लिख रहा हूं। अब इसके बीच रिलेशन बना सकते हो। एलिमेंट को देखो, फर्स्ट एलिमेंट को देखो और नंबर ऑफ टर्म्स देखो, बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? इसमें 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 इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एक में 2 जोड़ो, सॉरी एक में 1 जोड़ो, 2। इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, 3 में 1 जोड़ो 4 होता है, 3 में 1 जोड़ो और तब 1 जोड़ो, मिल रहा है, ठीक। इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 10। इसका कितना है? 5। 5 में 3 जोड़ो, 5 में 1 जोड़ो, 9 में 1 जोड़ो 10। इसका 7 है, यहां 17 है, 7 में 5 जोड़ो, 5 में 3 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ो 16, और 16 में 1 जोड़ो 17। पैटर्न मिल गया? मिला ना? हमें पूछ रहा है S21 जो सेट होगा उस सेट का पहला एलिमेंट बताइए क्या होगा। तो जिस सेट का पहला एलिमेंट पूछ रहा है, हम उस सेट से पहले वाले जितने भी सेट हैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ रहे हैं और उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, है ना। तो यदि S21 छोड़ो, अगर SN पूछता तो SN का जो पहला एलिमेंट होता हमारा, वह एलिमेंट होता हमारा सिग्मा SN प्लस 1, नहीं सिग्मा SN नहीं, सिग्मा NSN, सॉरी सिग्मा NSN, मतलब वहां तक के टर्म के नंबर ऑफ टर्म जितनी है उसको हम जोड़ते और तब उसमें हम 1 लगाते। अब यहाँ पे वैलिड हो रहा है कि नहीं सभी के लिए? जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट पूछ रहा है, हर सेट का पहला एलिमेंट जो है उस सेट के पहले दिए जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स की जो संख्याएं हैं, मतलब जितने भी काउंटिंग है इनके, उसको जोड़ के। तो बताओ S21 जो होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ S21 इक्वल टू सिग्मा S, नहीं ऐसे N20
NH20 प्लस 1, और इसको क्या लिखेंगे, ये होगा समेशन 1 प्लस 3 प्लस अप टू 20 टर्म्स, ठीक है, प्लस 1। तो ये क्या है, सम ऑफ ऑड, है ना, सम ऑफ ऑड टर्म्स अप टू 20, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होते हैं, n स्क्वायर होता है, नहीं मालूम है तो यूज कर लेते हैं। सम ऑफ नेचुरल टर्म्स क्या होते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें से जो ऑड टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें से ऑड टर्म्स, ये तो हो गया नेचुरल टर्म्स, टू एन माइनस वन होगा ना, तो यहां पे n की जगह पे ठीक है कन्वेंशनली जाते हैं। कन्वेंशनली यहां पहला टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 डिवाइडेड बाय 2, पहला टर्म्स 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 38 प्लस 2 40 इक्वल टू 401, ठीक है। ऑप्शन है वो देखो 401 ऑप्शन में भी है, लेकिन 10 ऑप्शन में नहीं है। 10 है ऑप्शन में, पर हमारा आंसर 10 होना चाहिए, अगर S4 होता तो होना चाहिए था ना, 10 ऑप्शन में नहीं है, पर हमको लगा कि 401 है, इसीलिए ये n स्क्वायर होता है, सम ऑफ ये ऑड टर्म्स जो होगा 20 तक का वो n स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ये इधर नोट कर लिए, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दो इस क्वेश्चन में, कह रहा है दो नंबर है हमारे पास A B, ठीक है, इस दो नंबर का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ बताओ, A प्लस B जो है वह दिया है 13/6, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ इसके बीच में हम इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने वाले हैं, है ना। तो हमारा जो AP बनेगा न्यू, वो कैसा बनेगा, A1 A2 A2n, क्यों, इवन है इसीलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये हम इस प्रकार से इंसर्ट करेंगे ताकि इनका मीन का जो सम है, ठीक है, सच दैट मीन का जो सम है A1 प्लस A2 प्लस A2n, ये किससे एक अधिक है, देयर नंबर, किसका नंबर, उससे, तो किस में एक जोड़ेंगे 2n में, पहली बार यही ध्यान से देखना होता है, ये क्वेश्चन पढ़ते समय यही कंसिडर, पहले में क्या कर रहा था ना A2n में मैं एक जोड़ रहा था, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो इसके सम में, इसका जो सम होगा वो 2n में एक जोड़ने से मिलेगा, ठीक है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, है ना, ये निकालेंगे तब ना, हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है, ठीक है। तो ये बताओ यहां पे D कितना होगा, जो डिफरेंस है वो कितना होगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो D होगा वह
b माइनस a डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ जो हमारे मीन है वह 2n है, तो उसमें एक जोड़ेंगे तो b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सीरीज हो गया। अब ये जो दिया हुआ है उसमें हम इसको अप्लाई करना चाहेंगे। a1 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 2d प्लस प्लस a प्लस 2nd इक्वल टू 2n प्लस 1। अब ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, कितनी बार? 2n बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2na, है ना। और ये जो सम है 1 प्लस 2 प्लस कितनी बार? 2n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी। ऐसा होगा कि नहीं बताओ? जैसे सम ऑफ n टर्म्स जो होता है वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है ना। तो n की जगह पे 2n रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा ना। n की जगह पे 2n रखेंगे तो उस फॉर्मूला में भी यही अप्लाई हो जाएगा। बात मत करो, समझे। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान दो, ए डी कितनी बार जोड़ा है? डी भी 2n टाइम्स जोड़ा जा रहा है, पर हर बार इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है ना। और ए कितनी बार जोड़ा जा रहा है? 2n बार जोड़ा जा रहा है, तो उसका जो सम हो जाएगा वो 2n हो जाएगा। और इंक्रीमेंट वे में डी 2d और यहाँ पे 2n d टाइम्स जोड़ेंगे, तो यहाँ जैसे n सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे? b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, तो 2na प्लस ये तो चला गया, तो n इंटू 2n प्लस 1 इंटू b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2na प्लस 2nb माइनस na इक्वल टू 2n प्लस 1। बात मत करो, इसका इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? n इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, और a प्लस बी कितना है? 13/6, या n इंटू 13/6 इक्वल टू 2n प्लस 1। अब निकल जाएगा n की वैल्यू, ठीक है। एक ये हो गया। अब हम लोग जीपी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, हम जीपी स्टार्ट करेंगे। देखो, ध्यान दो, सबको ध्यान दो, कोई बात नहीं, कलम रखो, नीचे रखो पेन, ठीक है। नोट हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब इधर ध्यान दो, दो दोस्त हैं, सुरेश और रमेश, ठीक है। है ना। आज कितना तारीख है? 14 तारीख, ठीक है। अब कुछ बात हो रही है, ठीक है। एक है सो मतलब क्या बोलते हैं, जो धनवान व्यक्ति होता है ना, किसी को कुछ है ना काम करने के लिए पैसा देता है, तो सुरेश और रमेश वहां पहुंचते हैं। तो हाँ, तो दोनों के लिए ऑफर मिलता है, ठीक है, कि तुम लोग कैसे पैसा लेना चाहोगे, है ना। अपने हिसाब से तय करो, मैं इंक्रीमेंट वैल्यू दूंगा, बढ़ते हुए जितना काम करोगे, है ना, वैसे तुमको मैं बढ़ते हुए पैसा दूंगा। तो सुरेश बोलता है आज 14 तारीख है और महीने के लास्ट तक उसको पेमेंट मिलेगा। तो बोलता है कि जो सरकार हमको 2 रुपया दीजिए आज, लेकिन कल 4 रुपया दीजिएगा, परसों 8 रुपया दीजिएगा, ठीक है। और
31 दिसंबर तक हमको दीजिएगा, इस तरह से। रमेश बोलता है कि नहीं सरकार, हम काम बहुत अच्छा करते हैं, हमको आप 5,000 रुपया दीजिएगा आज, कल आप हमको 6,000 रुपया दीजिएगा, है ना, परसों हमको 7,000 रुपया दीजिएगा। इस तरह से 31 दिसंबर तक हमको, बताइए कौन फायदे में रहेगा, रमेश या सुरेश? सुरेश फायदे में रहेगा, क्योंकि डबल हो रहा है ना। देखो 31, ये कब एक्सीड कर जाएगा पता है? 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर तक रमेश को लगेगा कि हम फायदे में हैं। 29 दिसंबर को रमेश का टोटल इनकम 19,000 रुपया होगा, ठीक है, जबकि सुरेश का जो इनकम है 29 तारीख तक कुछ 13,000 समथिंग करके होगा। उसके बाद वो बढ़ेगा तो वो दुगुना होगा, उसका क्रॉस कर गया, ठीक है, सॉरी 16,000 था, तो ये उसका 19 है, उसका 16,000, तो हो जाएगा 32, और ये कितना बढ़ेगा 20, और फिर उसका 30 का फिर 31 तारीख को जो इसका इनकम होगा वह 1,31,072 रुपया होगा सुरेश का। इस तारीख को 31 दिसंबर को जो उसको मिलेगा 1,31,072 रुपया, जबकि इसको जो मिलेगा 31 तारीख को वो कितना मिलेगा, वो कैलकुलेट करोगे तो तुमको 16 गुने 1,000 का डिफरेंस है ना, 17 दिन हमारे पास, तो 16,000 प्लस 10,000, नहीं 14 तारीख से, आज हम 14 दिसंबर से बात कर रहे हैं, ठीक है, आज से हम काउंट कर रहे हैं, और 31 दिसंबर तक है सो देख रहे हैं, तो 31 दिसंबर को उसको 21,000 मिलेगा, ठीक है। 31वां दिसंबर को जो रमेश का जो होगा, है ना, रमेश को इतना मिलेगा, 31 तारीख को सुरेश को इतना मिलेगा, और जब इसका सम करेंगे, इस सारे इसका जब टोटल का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2,62,142, ठीक है, जबकि इसका पूरे का सम करेंगे तो 2,21,000 होगा। कौन फायदे में? सुरेश है। तुम सम कैलकुलेशन कर लेना, मैं एक एग्जांपल दिया हूं बस, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई नहीं होता है शेयर मार्केटिंग में बहुत परसेंटेज लिया जाता है। टेस्ला का ऑनर कौन है? कितना परसेंटेज है शेयर उसके पास? 4% मात्र। बाकी जो 96% है वो बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स में मल्टीपल इंडिविजुअल ने इसको परचेज किया है। सोचो, क्योंकि जितना इनकम होगा उसका है सो एक्सपोनेंशियली उसको है सो मिलता रहेगा पैसा उसमें से। तो इस प्रकार जो नहीं कहते हैं लोग मुझे शेयर चाहिए किसी भी वो इसीलिए इतना फायदेमंद होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करने लगता है वो, और प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं ना, और प्रोडक्शन पे जब उनको शेयर मिलना शुरू हो जाता है तो उनका जो इनकम भी है वो एक्सपोनेंशियली, प्रोडक्शन के साथ एक्सपोनेंशियली उनका इनकम भी जाता है। ये जो बता रहा हूं मैं पहला सुरेश का केस हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, रमेश का क्या है? अरिथमेटिक है। जो सैलरी बढ़ती है वो रमेश की तरह बढ़ती है, और जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी सैलरी ऐसे बढ़ती है। तो शुरू में क्या लगेगा? शुरू में बिजनेसमैन को क्या लगता है? हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है, और वास्तव में उनका जो कोई भी बिजनेस होता है ना स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल वाला फेस होता है, और बाद में जब प्रोडक्शन ग्रो होता है तो उनका बहुत ज्यादा ग्रो होता है, इतना ज्यादा कि एक ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचता है जहां पे वह एक्सीड कर जाता है। देखो एक और स्टोरी बताते हैं, ठीक है। एक आज से लगभग
1000-1200 साल पहले की बात है, ठीक है। एक राजा हुआ करते थे, है ना, जिनका नाम था सिरहम। उनके, हाँ मतलब मुगल कह सकते हो या फिर उस तरह की, वे बादशाह बोल सकते हो उसको, राजा नहीं बादशाह, मोर एप्रोप्रिएट। तो उनका जो मंत्री होता है उसको क्या कहते हैं? वजीर, वजीर कहते हैं ना। तो उनके वजीर का नाम था सिस्सा बिन ढैल। भारत का ही है बात, है ना। ऐसे ही कुछ नाम होते हैं। ओके, तो इन्होंने चेस का इन्वेंशन किया, ठीक है। शतरंज के इन्वेंटर यही हैं, और वो भी भारतीय हैं, जो वर्ल्ड फेमस गेम हो चुका है। तो इन्होंने जब चेस का इन्वेंशन किया था तो ये बहुत ज्यादा खुश थे। बोले कि मांगो, क्या मांगते हो, ठीक है। तो बोला कि जहां पना, वो चेस मतलब शतरंज में, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शतरंज में जितने खाने हैं उसमें हर खाने का दुगुना करते हुए आप गेहूं के दाने मुझे दीजिएगा, ठीक है। यानी कि पहला खाना में 1 गेहूं का दाना, दूसरे खाने में 2 गेहूं के दाने, तीसरे खाने में 2 गुना 4 गेहूं के दाने, चौथे खाने में 8 गेहूं के दाने। इस तरह से कितने खाने होते हैं? 64 खाने। तो कितना हो जाएगा? तो जो सिरहम थे वो बोले कि क्या वजीर, क्या मांगते हो, इतना कम, इतना बड़ा तुमने, मैं तुमको मुंह मांगा मांगा और तुम इतने कम मांग रहे हो। तो बोला कि जहां पना, इतना अनाज जो धरती है वह उपजा ही नहीं सकता जितना मैं मांगा। क्योंकि जब गेहूं के दानों को तुम लोग काउंट करोगे, ठीक है, तो वह सोचो 2 to the power 64 के आसपास में आ रहा है ना 2 to the power 64। जबकि हमारा जो गेहूं का अगर तुम लोग काउंट भी करोगे तो जैसे क्विंटल में जो होगा ना, उसका भी तुम्हारा काउंटिंग 2 to the power लगभग 15 के आसपास तक जाएगा। मतलब मैं अनुमान कर रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है। तुम लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। अब सोचो इससे ऊपर जाने के बाद चीजें कितनी ज्यादा हो जाएगी, धरती होल्ड नहीं कर पाएगा या उपजा नहीं पाएगा, इतना ज्यादा है सो गेहूं। ये बहुत ज्यादा मतलब करके बोल रहे थे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वह कितना ज्यादा, है ना। सुनो सुनो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितना बड़ा क्वांटिटी को दर्शाता है, इसको समझना चाहिए। अब एक और फैक्ट बताता हूं, ठीक है। तुम लोग इस टर्म को जानते हो, क्या होता है बायोलॉजी में? फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जायगोट जो होता है, जब फिजन होता है उसमें, और जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो क्या बनता है? जब एक साथ क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन उसको बोलते हैं, एम्ब्रायो। स्पेलिंग सही है? ये स्पेलिंग सही है? इसी को प्रीनेटल भी कहते हैं शायद। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है ना, देखो जायगोट में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? जायगोट में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? 2, 1। ये फर्टिलाइज्ड एग है, एक्चुअली एग ही है जो कि फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? 1, यानी कि 2 पावर 0। इसमें जो सेल की जो संख्या होती है वह 2 to the power 20। इसमें सेल की संख्या 2 to the power 35
और एडल्ट पर्सन में सेल की जो संख्या 2 टू द पावर 42। ये कैसे, ये देखो अनुमान भी करोगे ना तो इसी के रेंज में आएगा वह। देखो तो जब जो हाँ ये टर्म सुनोगे, मोनोजाइगोट जो ट्विंस होते हैं वो उनका डिवीजन एम्ब्रायो के फेज तक में ही वो डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर कोई मतलब नंबर ऑफ सेल्स जब 2 टू द पावर 20 को एक्सीड करता है, ठीक है, तो अगर जाइगोट के बाद जब फिजन होता है उस समय अगर फर्स्ट या सेकेंड आइट्रेशन में ये सेपरेट हो जाते हैं तब जाकर उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम टाइप की होती है। लेकिन जब वो एम्ब्रायो बन जाते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले हो जाते हैं, क्योंकि जितने डिवीजन होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक बदलती जाती है। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बायोलॉजी का, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि देखो 0 यानी कि पहले से लेके 20 आइट्रेशन तक एम्ब्रायो रहता है, 35 आइट्रेशन तक, 35 आइट्रेशन तक बच्चा पेट में ही रहता है। अब पेट से निकलने के बाद शरीर कितना बढ़ता है, पर वो मात्र 7 आइट्रेशन है, इतना वो बच्चा रहता है ना। और जब एडल्ट पर्सन कितने बड़े बड़े होते हैं पर उनमें इतना ही आइट्रेशन होता है, क्योंकि ये संख्या ट्रिलियन है। नंबर ऑफ सेल जो है 2 टू द पावर 42 ये ट्रिलियन में जा रहा है, 10 टू द पावर 12, समझे? 2 टू द पावर 42 10 टू द पावर 12 में जा रहा है। हमारे बॉडी में इस नंबर में होते हैं। तो अगर यहां पे कोई जेनेटिक मतलब डिसऑर्डर होता है ना तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कंपेयर टू, मतलब जो पेट में जो होता है ना वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कंपेयर टू उसके बाहर आने के बाद। ठीक है, अगर कोई तरह का जो है सो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है ना या म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन वर्ड कहते हैं, म्यूटेशन कहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रीनेटल से लेके जाइगोट ऊपर वाले फेज में। ठीक है, समझे नहीं यह बात? एक और एग्जांपल देखो, दही जो बनाते हैं, दही बनाते हैं तो कल्चर कितना दिया जाता है? बैक्टीरिया कल्चर, एक्चुअली उसको लैक्टोबैसिलस कल्चर बोलते हैं, जिसको जोरन कहते हैं हम लोग। वेरी गुड, इतना सा देते हैं। अब चाहे 1 किलो दूध हो चाहे 1 क्विंटल दूध हो, उतना ही हो जाएगा ना। तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ किस प्रकार से होता है? एपी की तरह कि जीपी की तरह? जीपी की तरह। कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस से? हाँ, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस प्रकार से होता है ग्रोथ। तो बस उनको समय चाहिए होता है, उसी समय में उनको एग्जैक्ट जितना वॉल्यूम होता है उस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना दूर फैलते हैं वे, और उतना दूर फैल के तब जल्दी से ग्रो करते हैं। उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है, 2 टू द पावर के रूप में जाता है। ठीक है, हेडिंग लिखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखो, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड, ये सब बाद में नोट कर लेना, ठीक है, और नहीं करना है तो मत करना, अगर करना है तो कर लेना। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन if each of its term is non-zero and the ratio of any of its term
and the ratio of any of its term to its preceding term is always a constant. कांस्टेंट के ब्रैकेट में लिख लो r, स्मॉल r. ठीक है, तो उस r को क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो. इसका लिखो हेडिंग कॉमन रेशियो. देखो ऐसे कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो CR, R इक्वल टू TN डिवाइडेड बाय TN माइनस 1. लिखो GP एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल r. GP एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल r, ये हेडिंग लिखो. ये GP होगा ना R पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूं. देखो पहली बात उसमें ऐसे लिखना कॉमन रेशियो, ठीक है, ब्रैकेट में R कैन नॉट बी 0. ठीक है. दूसरा when R इक्वल टू 1 GP इज कांस्टेंट. तीसरा when R is less than 1, sorry, R is less than 0, GP is neither increasing nor decreasing. चौथा when R is equal to complex number, GP is complex number. पांचवा when GP is increasing, implies either A is greater than 0, R is greater than 1, ठीक है, और A is less than 0, 0 less than R less than 1. When GP is decreasing, जब GP घट रहा हो, इससे भी दो मतलब पता चलता है. either A is less than 0, R is less than 1, or A is greater than 0, 0 less than R less than 1. ये 6 रिलेशन है GP का R से. डेफिनेशन में भी लिखा है हमें GP में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, इसीलिए R भी 0 नहीं हो सकता. आठ गुने 8. ध्यान दो. जनरल रिप्रेजेंटेशन
of GP. Forward from the beginning. ठीक है, अब देखो फ्रॉम द बिगिनिंग है तो यानी कि पहला टर्म दिया हुआ है कॉमन रेशियो और n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो हमारा जीपी कैसा होगा, ए आर स्क्वायर, ठीक है, और ए आर टू द पावर n माइनस 1. ये हो गया nth टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म. ठीक है, तो Tn इक्वल टू बैकवर्ड फ्रॉम द एंड. अब इसमें लास्ट टर्म देखेंगे. ठीक है, L इक्वल टू लास्ट टर्म CR n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. तो हमारा जीपी कैसा बनेगा, L डिवाइडेड बाय R टू द पावर n माइनस 1, L डिवाइडेड बाय R टू द पावर n माइनस 2, L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, L डिवाइडेड बाय R L. इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड. और इसको क्या कहेंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड. ठीक है, तो हमारा Tn डैश का फॉर्मूला क्या होगा, L डिवाइडेड बाय R टू द पावर n माइनस 1. तो जैसे एपी में किसी भी टर्म को हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे, यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यानी कि Tn इंटू T डैश n इक्वल टू A इंटू L. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 36. If fourth and ninth term of a GP is $54 and $13,122, then find its first term. देखो ये बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से. चलो ट्राई करो, टर्म को डिवाइड कर देना. Let A be the first term. ठीक है, given T9 divided by T9 equal to, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, T4 equal to 54 and T9 is equal to 13122. T9 divided by T4 is equal to AR to the power 9 minus 1 divided by R भी नहीं मालूम है, R पहले निकालेंगे तब ना. AR to the power 4 minus 1 equal to 13122 divided by 54. ये भाग करो तो कितना आ रहा है, R to the power 8 minus 3 equal to 5.
भाग दो ना, करीब में नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। अरे अपना भरोसा करो ना, मान के चलो एग्जाम कितना आ रहा है 243 को क्या लिखेंगे 3 to the power 5, therefore r equal to 3, therefore a is equal to क्या हो जाएगा T4 divided by r to the power 3 is equal to T4 है 54 divided by 27 equal to 2। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। देखो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड सम ऑफ इज थर्ड एंड फिफ्थ टर्म यानी T3 प्लस T5 इक्वल टू 180 है, ठीक है, यानी ए आर स्क्वायर प्लस ए आर टू द पावर 4 इक्वल टू 180 या फिर आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 या आर टू द पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10,9, ठीक है। फिर लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 नॉट रियल, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। इस तरह से छोड़ दें, होमवर्क दे दें मॉड्यूल से, ठीक है। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन में देता हूं अलग से, एक नहीं 2 क्वेश्चन देता हूं अलग से, और मॉड्यूल में तुम्हारा 6 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। M35, 36, 37, 42, 43, 44 ये सब बनाना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 38 ये होमवर्क है, मैं एग्जाम्पल 38 और 39 अलग से दे रहा हूं, ठीक है। If sin थीटा √2 sin थीटा प्लस 1, ठीक है, एंड 6 sin थीटा प्लस 6, आसान है ये, मुश्किल नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे उसके बाद उसमें रख दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म, एग्जाम्पल 39 इफ a, b, c are 3 consecutive term of a GP, then of an AP, then and x, y, z are
prove that x to the power b minus c y to the power c minus a। चलो तो तुम्हारे पास 6 और 2 8 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में। थैंक यू।